नमस्कार, मैं सुल्तान और आप देख रहे हैं फतेहपुर टाइम्स। आज हमारे साथ हैं फतेहपुर विधानसभा के चर्चित चेहरे गोवर्धन सिंह जी रुकन सर। उनसे हम चर्चा करेंगे। तो गोवर्धन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, मैं हूं गोवर्धन सिंह रुकन सर। फतेहपुर टाइम्स के संचालक भाई सुल्तान वर्मा और सुरेंद्र जेठू को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस फेसबुक के माध्यम से मुझे मेरे बहुत जाबाज भाइयों से मिलने का मौका दे रहे हैं। आज इस विश्व महामारी कोरोना के इस चलते हुए फैक्टर को देखते हुए और आप लोग हम मुझसे चर्चा करने फतेहपुर टाइम्स से लाए हो, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका बहुत स्वागत करता हूं। और ये भगवान से कामना करता हूं कि आपका ये फतेहपुर टाइम्स का जो पेज है, जो आपका चैनल है, जो इस न्यूज़ के सेक्टर में जिसमें आपने कदम रखा है, ये बहुत आगे तक जाए, बहुत आगे तक हर आदमी आपको इसको फॉलो करे। एक छोटे से काम जेठाबाद से मेरा भाई छोटा भाई सुल्तान निकला हुआ है और वो अगर इसका चल रहा है और इस न्यूज़ सेक्टर में एक छोटा भाई निकला है, उसके लिए मेरे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत से सबसे पहले हम परिचय से शुरुआत करेंगे। तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं। मित्रों, मेरा नाम गोवर्धन सिंह है। मैं फतेहपुर तहसील के एक छोटे से ग्राम दाड़ूंगा मेरा नेटिव प्लेस है। मेरे पिताजी बलबीर सिंह जी चौधरी पूर्व सरपंच खोटिया रहे हुए हैं, जो खोटिया पंचायत में आता है। 1998 में मैं मेरे मामा जी श्री चतुराम जी खिचड़ रुकन सर, उनके दत्तक पुत्र के रूप में मैं यहाँ रह रहा हूँ। फतेहपुर तहसील के अंदर मैं जन्म 1978 में मेरा हुआ था, 15 नवंबर 1978। तत्पश्चात जो मेरा परिचय मतलब है, मेरा एजुकेशन जो है वो है मेरी राजसमंद और उदयपुर से। मेरे फादर वहाँ कॉन्ट्रैक्टर थे, लक्ष्यपत सिंघानिया, जो कि हमारे शेखावटी फतेहपुर शेखावटी के सिंघानिया परिवार की जेके टायर्स कंपनी फैक्ट्री है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर थे। उसकी वजह के उत्ते ही मेरे फादर के साथ मैं वहाँ चला गया था और उस ज़माने में मैं LKG से लेके 12th क्लास तक मैं राजसमंद रहा। उदयपुर से मैंने 12th क्लास के आलोक इंस्टीट्यूशन से मैंने 12th की। उसके बाद 1997 लास्ट में मैं रुकन सर, मेरे मामा जी के एक घटना घटने के बाद मैं मामा जी के यहाँ दत्तक पुत्र के रूप में मैं यहाँ आ गया। मेरी स्नातक की जो शिक्षा है वो RN रवि कॉलेज से है। BCom राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है। सन 2003 में मेरी BCom कंप्लीट हुई है। इसको मेरा जो फ्रेंड सर्किल है वो उदयपुर और राजसमंद है, क्योंकि फ्रेंड सर्किल मेरे मित्रों वही होता है जो स्कूल टाइम वाले होता है। कॉलेज वाले खाली 3 साल के रहते हैं, कॉलेज में बहुत कम का होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं रुकन सर में आए हुए मुझे 20 साल हो गए हैं। तो सुल्तान जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं फतेहपुर तहसील का दाड़ूंदा में मेरा जन्म स्थान है, लेकिन मेरा गाँव रुकन सर है। आज जो कुछ भी मेरा है वो रुकन सर। आपके नाम के आगे गोवर्धन सिंह जी ठेकेदार हमेशा, तो किस टाइप के आप ठेकेदार हैं बताएं कि बार बार हर जगह नाम यही आता है गोवर्धन सिंह जी ठेकेदार, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सुल्तान जी, ठेकेदार एक शब्द गोवर्धन सिंह ठेकेदार, बिकॉज मैं PWD के अंदर AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर सन 2001 में मैंने थी, जिस टाइम में फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ था। उसके सेकेंड ईयर के अंदर मैंने ठेकेदारी मेरे दोस्त भाई फूलचंद जी गढ़वाल के साथ मैं शामिल हो गया था। दारू का ठेकेदार नहीं हूँ, क्योंकि ठेकेदार शब्द आते ही हर आदमी ये सोचता है कहीं कहीं कोई दारू वाले ठेकेदार होंगे। मैं PWD का रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और राजस्थान में जिस टाइम मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था उस टाइम मैं यंगेस्ट, सबसे कम उम्र का AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जो मेरी फर्म है मैसेज गोवर्धन सिंह, जो सड़क निर्माण का कार्य, बिल्डिंग निर्माण का कार्य
राजस्थान सरकार का अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर गोवर्धन सिंह हूँ और उससे हिसाब से मेरे नाम के आगे गोवर्धन सिंह ठेकेदार लगता था। अब उस ठेकेदार शब्द को मेरे हिसाब से रिप्लेस हो गया, मेरा नाम गोवर्धन सिंह रुकनसर के हिसाब से होता है। मैं फोगाट गोत्र का जाट हूँ और अब मेरे नाम गोत्र और मेरे नाम में जो एक फ्रिक्वेंसी पैदा हो रही है गोवर्धन सिंह रुकनसर, जो आप समझने वाले समझ रहे हैं मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। सुल्तान जी आपको इसका पता है, तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। ठेकेदार शब्द का एक मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस के अंदर है कि इसका करता करता मेरा बिजनेस एज ए मैं एक स्कूल ओनर भी हूँ। मेरी एक CBSE की स्कूल है, ज्ञान भारती इंटरनेशनल स्कूल, जो NH 52 के हाईवे पे स्थित है, जो हर आदमी को पता है कि मेरी कौन सी स्कूल है, हर आदमी जानता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैंने जब से आपको देखा है, सबसे पहले मैंने आपको 2012-13 में देखा था। वो एक जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे, फतेहपुर आया था, मैं देखा था। पोस्टर में आपकी फ़ोटो के साथ राठौड़ साहब की फ़ोटो लगी हुई थी और जब से मैं आपको देख रहा हूँ, हर फोटो में आप राठौड़ साहब, हर प्रोग्राम में आप, उनके घर फंक्शन में, हर जगह राठौड़ साहब। तो उनका और आपका रिलेशन कब से है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में कुछ हमारे बताइए। आज के समय में जहाँ राजनीति की बात है, समाज की, जहाँ जातिवाद भी एक मुख्य इशू है, जहाँ पे जाट के साथ होता है तो सब सही लगता है, जाट राजपूत के साथ होता है तो वहाँ पे बोलते हैं ऐसे क्यों वैसे क्यों। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। मैं कई बार राठौड़ साहब से मिलने गया तो कई बार लोगों ने मेरे को भी बोला कि यार वो राजपूत है, आप जाट हो, कैसे। तो ये कैसे, किस ढंग से आपकी शुरुआत हुई, क्या उसके बारे में कुछ बताइए हमारे को। सुल्तान जी, राठौड़ साहब उनका मुकाबला मेरे हिसाब से कोई भी बंदा नहीं कर सकता। जैसे मेरे रिलेशन की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, जब मैं ठेकेदारी करता था तो हमने एक काम किया था चूरू जिले में। उस टाइम राठौड़ साहब ओपोजिशन में थे और 2003 में वो PWD मिनिस्टर बन गए थे। उस समय से मैं उनसे संपर्क में आया। मेरा मित्र है विक्रम सिंह कोटवाल, हम दोनों मित्र थे। वो PWD मिनिस्टर बने, उनसे संपर्क में आया। हमारे एक IAS साहब थे सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, जो सैनाली गांव है हमारे पास का, वो हमारे रामगढ़ में पोस्टेड थे। तो राठौड़ साहब का एक बहुत वो मान्यता है, बालाजी, भगवान हनुमान बालाजी को बहुत मानते हैं। वो आते जाते अगर बारिश हो, भले कुछ भी हो, 2 जानवी बालाजी धाम का वो दर्शन करे बगैर उनकी दहलीज नहीं लांघते। जैसा मैंने उनको पहले कहा, मेरी शुरुआत 2 जानवी बालाजी से के आशीर्वाद से और उनसे मेरा संपर्क हुआ। राठौड़ साहब को कभी ये पता नहीं था कि मैं भी जाट हूँ, क्योंकि मेरे नाम के आगे गोवर्धन सिंह, इसके अलावा उनको नहीं पता था। उनको ये पता था कि लड़का है, ठेकेदारी करता है और अच्छा करता है। उनसे मिलना जुलना धीरे धीरे उन्होंने अपने एक छोटे भाई की तरह मुझे हर जगह, और मैं तो बिल्कुल ही संकोच नहीं खाऊंगा इस लाइव सेशन के अंदर और फतेहपुर टाइम्स से बोलते मेरे को कहीं कोई हिचक नहीं है। जो कुछ भी मैं आज हूँ, आज मैं श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ की आशीर्वाद से हूँ। मैंने मेहनत की, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे बहुत ही फख्र है उन पे कि उन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है। और आज मैं AA क्लास ठेकेदार, लोग बूढ़े हो जाते हैं, 60 साल के होते हैं, तब तक उनका रजिस्ट्रेशन होता है, परंतु उनकी आशीर्वाद से राजस्थान का सबसे युवा AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर बना। आज उन्होंने मुझे हर जगह गाइड किया। उन्होंने कहीं जाति का कहीं पे भी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि भैया मैं जाट हूँ। क्या एक जाट और राजपूत का जो भी है, ये मैं एक गलत मानता हूँ। एक जैसे मार्शल कौम है, एक जैसा है, कहीं पे भी भाइयों, कहीं पे भी ये जो फ्रैक्शन लोगों ने पैदा किया है, मेरे हिसाब से नहीं है। आप हर जगह एक जगह, खाली चुनाव के टाइम में जाट राजपूत होता है। आप धंधा साथ करते हैं, हम हर जगह एक साथ रहते हैं। हर बिजनेस में देख लीजिए जाट राजपूत पार्टनर है, बहुत जगह देख लीजिए। प्रेम सिंह जी को देख लीजिए, उनके लगभग पार्टनर्स जाट हैं। तो इस चीज़ को तो सुल्तान जी आपको अलग रखना पड़ेगा। आप ये जो जातिवाद का अपना फ्रैक्शन हो रहा है, जाट राजपूत का है, भले हिंदू मुसलमान का है, तो इसको आप इससे अलग है। ये एक इशू है। राठौड़ साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे
एज अ भगवान हैं। अगर राठौड़ साहब की मैं अगर सुबह उठ के पूजा करूं तो वो भी मेरे लिए कम है। राठौड़ साहब इज़ राठौड़ साहब, हमारी शुरुआत राठौड़ साहब से है और भगवान ने चाहा था जब तक भगवान हमको समय देगा हमारी जान चली जाए, लेकिन राठौड़ साहब हमारे राठौड़ साहब हैं। इसलिए सुल्तान जी इस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर दें कि जाट राजपूत में कोई फ्रैक्शन होता है, होता होगा, कुछ अनपढ़ लोगों का होता होगा, लेकिन इस स्टेज पे राठौड़ साहब ने आज तक, मैं आज उनसे 20 साल हो गए मेरे को उनसे टच में आए, कहीं पे भी मेरे को आज तक महसूस नहीं हुआ किसी भी जाति विशेष का उन्होंने कहीं पे भी कुछ हुआ है क्या। 36 कौम का वो काम करते हैं, दिन रात वो करते हैं। तो राठौड़ साहब ने हर पॉइंट में, आज मैं नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आज उनका लड़के पराक्रम सिंह जी हैं, आज उनका आशीर्वाद मेरे उनके उसके बराबर का मेरे को देते हैं। आज तक किसी भी चीज़ के लिए अगर उन्होंने इशारा भी कर दिया तो ये मान लो कि वो कर सकते हैं। और इस चीज़ का मैं फेसबुक से क्या बताऊं, सब जाहिर है, हर जगह उन्होंने मेरे को कहाँ सपोर्ट किया है, लोगों ने कितने मेरे से पिछले गवर्नमेंट के टाइम पे कितने काम हुए सुल्तान जी, हर आदमी हमने काम भी करवाए हैं, हर को सपोर्ट किया है। लेकिन जाति के बाद में जाट राजपूत बांटने का काम हमारे यहाँ नहीं है, राठौड़ साहब ने नहीं किया। वो मेरे बड़े भाई, मेरे माता पिता के समान हैं। जय हिंद, जय राठौड़ साहब है सुल्तान जी, ये बात है सब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कई बार फोटो में देखा था, लेकिन आज जैसे आपने अपने शब्दों में अपनी फीलिंग के साथ बताया तो चीज़ को अच्छे ढंग से हम भी रियलाइज कर पाए। वरना हम तो देखते हैं कि भाई नेताओं के साथ एक नेता है, उसके साथ आप लोग लगे रहते हैं, लेकिन आपके रिलेशन एक अलग रिलेशन है, तो राजनीति से परे रिलेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपके उस दूसरे वाले ऑफिस में था, तो मैंने वहाँ पे एक फ़ोटो देखी थी जहाँ पे आपके जो स्कूल है उसका उद्घाटन वसुंधरा राजे जी कर रही थी। तो मैंने बहुत आज जब से उनको देखा, कोई शायद ही कोई स्कूल के उद्घाटन में वसुंधरा जी गए हों, तो ये क्या मामला, कैसे हो पाया, उसके बारे में कुछ बताइए। सुल्तान जी 2010 में हमने ज्ञान भारती स्कूल की शुरुआत की थी। जब स्कूल बन रहा था तब मैंने राठौड़ साहब से रिक्वेस्ट की कि सर बहुत साहब को मेरे स्कूल का उद्घाटन करना है। उसको राठौड़ साहब ने मुझे मजाक में कह दिया कि यार तेरे स्कूल का तो उद्घाटन मैडम से करवा देंगे। मैडम उस टाइम बीजेपी की महासचिव थी। मेरी स्कूल बन के तैयार हो गई, अगस्त का टाइम आ गया, मैंने राठौड़ साहब का बॉस उद्घाटन मैडम से करवाओ। मेरे को साहब मैडम के पास लेके गए। मैडम ने मेरे देखा कि यार राठौड़ साहब क्यों मजाक कर रहे हो, ये छोरा स्कूल कर सकता है क्या, क्योंकि मेरी भी कोई एज नहीं थी, जीन्स वगैरह टी शर्ट वाला आदमी था मैं, छोरा छोटा सा एकदम यंग। तो मैडम ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 बार गया, 2 बार मैडम ने मना किया, 3 बार गया, 5वीं बार राठौड़ साहब ने मैडम को कहा कि मैडम आप वो स्कूल एक बार अगर आप देखेंगी ना तो आपकी भी आंखें चकरा जाएंगी, ऐसी स्कूल बनाई है। मैं महीने में 5 बार जाता हूँ और इस स्कूल में रुक के आता हूँ, आपको इस स्कूल का उद्घाटन करना पड़ेगा। अगस्त के अंदर मैडम ने मेरे स्कूल का इनॉग्रेशन किया था और मुझे फ़ख्र है कि वसुंधरा मैडम ने आज तक 2 ही स्कूल का इनॉग्रेशन किया है। एक तो कोई माउंट आबू की स्कूल थी और एक मेरी स्कूल है। स्कूल के इनॉग्रेशन का फंक्शन मेरे हिसाब से शेखावटी में कहीं भी किसी भी बंदे को पता नहीं हो, ये नहीं हो सकता। करीब 15 से 20 हज़ार आदमियों की गैदरिंग थी और मैडम मेरी स्कूल को देख के वाकई इतनी खुश हुई कि आज भी उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं कि राठौड़ साहब अगर मैं आज भी आती तो मैं बहुत बड़ी चूक कर जाती। इतनी शानदार स्कूल हमने बनाया था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, अंदर का बहुत शानदार चीज़ें थी। दिगंबर सिंह जी आज अगले घर चले गए, लेकिन वो भी आज होते तो आज बहुत कुछ अलग था। तो वसुंधरा जी का एक बार नहीं, वसुंधरा जी मेरे स्कूल में सुल्तान जी कम से कम 3 बार आ चुकी हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी एक बार आए हैं, इधर से गुजरते हुए जो उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी तब यहाँ बहुत अच्छा हमने उनका प्रोग्राम किया था। तो ये एक राठौड़ साहब की मेहरबानी है साहब। वसुंधरा जी हमको कहाँ जानती हैं, लेकिन राठौड़ साहब की मेहरबानी से वसुंधरा जी के टच में भी हम भी आए, हमारे इनॉग्रेशन किया और हमारा मेरा पर्सनली एक पायदान से दूसरे पायदान पे चढ़ने का जो कदम था वो मेरे स्कूल का इनॉग्रेशन था। इनॉग्रेशन के तहत ही लोग मेरे को जानने लगे कि गोवर्धन कौन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो बात करें तो मैं आपसे 2012-13 से आपको जानता हूँ।
पूरे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे इलेक्शन हो, कुछ सभा में बच्चा जानता है। कई बार लोग मेरे से, बहुत सारे लोग पूछते हैं, जहाँ से भी आप निकलते हैं आज तो ऐसा कोई बच्चा युवा ऐसा नहीं है जहाँ जानता नहीं। आप एक युवा नेता के रूप में अच्छी पहचान बनाए, इतना प्रचार प्रसार, क्या उसकी रीजन, क्या रीजन है, कुछ बताएं उसके बारे में। रीजन किस चीज़ का है? अगर पोस्टर्स लगाए हैं, होर्डिंग्स लगाए हैं, दोस्तों मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा रही है कि मैं कुछ नया करूं, कुछ आगे निकल के चलूं, एक पब्लिक फिगर बनूं। मैं भी किसी को फॉलो करता हूं, कोई मेरे को भी फॉलो करे। पोस्टर्स मैंने लगाए या होर्डिंग्स मैंने लगाए, एक मेरा शौक था और आज भी मेरा वो शौक है। आज भी उस चीज़ में कहीं भी पीछे नहीं रहता हूँ। ठीक है, सब मेरे को जानते हैं, सब करते हैं, सबको बधाइयाँ देते हैं। ऐसी कोई उल्टी सीधी का कोई हमारी सोच नहीं है। हर आदमी को एक पहचान बनाने का कहीं न कहीं मौका होता है। तो ऐसे पोस्टर के अंदर से अगर हम, वो एक फिल्म आई थी कि फटा पोस्टर निकला हीरो, तो हमारे तो भैया हम पोस्टर वाले हैं, सुल्तान जी कोई पोस्टर फट गया तो हम निकल गए, यही है। और पोस्टर का तो कोई बड़ा खेल भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जाने पहचाने चेहरे के रूप में विधानसभा में, क्या जब पिछले इलेक्शन की बात थी तो भी आपका काफ़ी चर्चा में रहा था, जयपुर तक आपके न्यूज़पेपर में भी काफ़ी जगह आया था। आप फतेहपुर में नहीं, आप चूरू जिले में भी काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी लोग आपको जानते पहचानते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो असली चीज़ है, आज हम जिस कुछ मुद्दों की बात कर रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा जो हम बात करेंगे, रामगढ़ शेखावाटी में मैं पिछली बार आपसे मिला था तो आपने कोरोना सेवा संघ के नाम से एक संगठन बना रखा है, जिसमें आप एक बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं। उस संगठन में आपने क्या क्या काम किया, वो कुछ हमको आप बताएंगे भी। संगठन के दौरान काफ़ी टाइम मैंने देखा था, सोशल मीडिया पर भी आपकी फ़ोटो आई थी, वीडियो आए थे। उस संगठन के बारे में हमारे दर्शकों को भी आप बताएं प्लीज़। दोस्तों, जब हमारा विश्व कोरोना वायरस की महामारी के जकड़न में आया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया, तो हम ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो डेली कमा के खाते थे, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, उनके खाने की समस्या पैदा हो गई। रामगढ़ शेखावटी में सुंदर जी सोनी हैं, सज्जन जी शर्मा जी हैं, मुकेश जी रिणवा जी हैं। ऐसे करके हमारे करीबन हर वार्ड में हमारे करीबन 750 लड़के थे। तो हम 50-60 लड़कों ने ये बैठ के हमने तय किया कि कैसा कुछ भी हो कि अपन को इनकी हेल्प करनी चाहिए। हम लोगों ने पूरी रूपरेखा बनाई। रामगढ़ के बुजुर्गों से हमने मुलाकात की, सुंदर जी सोनी हैं, पप्पू जी सराफ हैं, उन सबसे बैठ के बाजार के व्यापारियों से करके हमने ये कोरोना सेवा संघ बनाया। सुल्तान जी, कोरोना सेवा संघ बना के सबसे पहला हमने जो काम किया, वो काम हमने किया कि जितने भी हमारे वार्ड थे, उन वार्ड के हमने सर्वे करवाई। सर्वे के अंदर ये लगा कि ये आदमी भोजन के इसके ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यही डिसाइड किया कि आप भोजन हमारा बनाएंगे और उनको टिफ़िन के थ्रू उनको पहुंचाएंगे। हम डेली लगभग करीबन 1100 टिफ़िन, कभी 1050, कभी 1150, जिस हिसाब से हमारे सर्वे के अनुसार चलता था, हमने दोनों टाइम खाना बनाया और भेजा। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे कोरोना सेवा संघ के जितने भी लड़के जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इसके मुहिम में लगे, उसका मैं कृतज्ञ हूँ। उनके एक मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मेरा इस महामारी के टाइम उन्होंने मेरा साथ दिया और रामगढ़ की जनता के लिए उन्होंने जो कार्य किया वो ऐसा सराहनीय है। उसकी कोई धन्यवाद की कोई भी परिभाषा नहीं है। हर वार्ड में हमारे सुल्तान जी 10-12 लड़के थे बनाने वाले। एनी टाइम हमारे गोरुसरिया धर्मशाला, उन सेठों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें वो धर्मशाला अवेलेबल कराई। 35 से लेके 40 लड़के एनी टाइम वहाँ खाना बनाते थे। खुद हम सब्जी लाते थे, खुद हम सब्जी काटते थे। सब्जी बनाने वाला, पूड़ी आटा लगाने वाला, पूड़ी बेलने वाला, ये सब काम हमने किया। हमारे लेबर का 1 रुपये का काम नहीं हुआ। और इसमें हर जगह हमने काम किया। कोरोना सेवा संघ के नाम से काम किया। हर वार्ड के अंदर हमने जहाँ हमारे सर्वे के अनुसार था, हमने हर आदमी को किया अच्छा वो किया। उसके साथ हमने सूखी राशन की किट भी 250-300 हमने परिवार को दी। वो उनको दी जो एक मिडिल क्लास थी, जो पावर्टी, जो शर्माती थी कि भाई हम किसी से पका पकाया भोजन नहीं लेंगे। तो वैसा भी हमने वार्ड वाइज हमको जैसे जैसे हमको पता लगता गया तो हमने वैसा किया। हमारे कुछ गुप्त दानवीर भी थे ऐसे जो हमें बताते कि सूखे का हमें बताएं, हम करते थे। हमने उसके साथ वो किया। फिर हमने
गायों के लिए चारे की व्यवस्था भी की, पशुओं के लिए हमने परिंदे भी लगाए, दाने का भी काम किया। लगभग हमने 44 दिन ये कार्य किया और ये लॉकडाउन 3 तारीख का जब उन्होंने राजस्थान सरकार ने छूट दे दी तो उसने हमने उसको कम कर दिया। आज भी हम सूखे राशन वाला काम करते हैं, जहाँ से भी हमको फ़ोन आता है वहाँ पे उन लोगों की हेल्प करते हैं। तो एक मानवता की सेवा का मौका मिला। भगवान किसी को ऐसी सेवा का मौका क्यों दे, ऐसी महामारी नहीं आए, लेकिन मेरे जीवन में मैं सोचता हूँ कि यही एक कोरोना का सेवा, मानव का सेवा करने का मौका एक बहुत अच्छा मिला मुझे और उसका करने का मैंने ये काम किया। तो कोरोना सेवा संघ का हमने किया। दूसरा एक हमने सुल्तान जी काम किया था कि जो भी हमारे के पेशेंट्स थे रामगढ़ में, जिनकी मेडिसिन से दूसरे डॉक्टर्स की चलती थी, कोई सीकर की थी, कोई चूरू की थी या कोई जयपुर के थे, तो उनके हम पर्ची लेते थे, हमारे लड़कों से मंगाते थे, उनको हम डायरेक्ट देते थे। लेकिन हमने जो भी काम किया एक मानवता के अच्छा काम किया है। मेरे लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सबको धन्यवाद इस आपके फतेहपुर टाइम्स के थ्रू मेरे रामगढ़ शेखावटी के जिस लड़के ने भी मेरे साथ कोरोना सेवा संघ में काम किया है, तन मन धन से जिस लड़के ने काम किया है, मैं उसका कृतज्ञ हूँ। पैसा कोई भी लगा सकता है मेरे दोस्तों, लेकिन शारीरिक जो सेवा देता है उसका आदमी होता है। हर जगह पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन सेवा हर किसी से नहीं होती है। मैं धन्यवाद दूंगा सुशील जी, मेरे पत्रकार को, जिन्होंने मुझे कोरोना सेवा संघ का नाम दिया। ये नाम उनका दिया है, उन्होंने हमें राय दी और हर जगह उन्होंने हमें गाइड किया। इसके अलावा मैं रामगढ़ के कुछ प्रबुद्धजन जो मेरे साथ पैरेलल चल रहे थे, महावीर ट्रस्ट करके हमारा था, उसको संभाल रहे थे, मेरे भाई दीपू बागला को धन्यवाद दूंगा, पवन जी दादी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे पैरेलल हमारा वो काम किया। शिव प्रसाद जी सोनी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि कुछ जगह उन्होंने जो भोजन का किट का वो काम किया। और भगवती जी मुंद्रा जी को दूंगा क्योंकि उन्होंने एक टीम, मनोज जी चांदोलिया जी उन जिनके साथ लगे हैं, उन्होंने भी रामगढ़ में ये काम किया कि जो भी हमारे रामगढ़ के जितने भी हमने काम किया, हम एक राष्ट्र निर्माण के लिए, एक राष्ट्र को सहारा देने के लिए, इस महामारी से निपटने के लिए जितना हम लोगों से हो सकता था हमने किया, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सवाल, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी आपके किसी के सवाल हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आप उनसे ज़रूर पूछेंगे उस सवालों के बारे में। एक आपने, मैं पिछली बार आया था कवरेज के लिए भी आया था, ब्लड डोनेशन कैंप का काम आपने किया, तो वो राय कैसे अब इस वक्त जहाँ पे इस टाइम बहुत ही एक क्रेज का काम चल रहा है, वो कहाँ, वो भी कितना मिनट किया, उसके बारे में कुछ बताएं। जिस टाइम हम कोरोना सेवा संघ का काम कर रहे थे तो हम उसको हर जगह सोशल मीडिया पे खाली हमारी फ़ोटो डाली हमने किसको टिफिन दिया, किसको हमने राशन दिया, खाली हमारे एक आदमी को पता है, उसका नाम है सज्जन, उसके पास पूरा रिकॉर्ड है। हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं किया कि किसी भी गरीब का हम सेवा कर रहे हैं तो उसकी फ़ोटो उतार के और उसको कहीं में लज्जित ना हो, ऐसा काम हमने नहीं किया। रही ब्लड डोनेशन के काम, सुल्तान जी डेली, मेरे बड़े भाई श्रवण जी चौधरी हैं, CLC के डायरेक्टर हैं, रोसावा गांव के हैं, वो मेरे बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं। तो उनसे ऐसे बात होते तो उन्होंने कहा यार तू ये काम तो बहुत अच्छा कर रहा, तेरे को बधाई तो मैं दूंगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने कल आज बैठा था, कोई डॉक्टर साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि यार ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, तो अगर तेरी टीम है अगर ब्लड डोनेशन कर दे तो ये है। तो श्रवण जी CLC वाला है जो हमारे भाई साहब हैं, उनकी प्रेरणा से और हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। सुरेश जी पंसारी हैं, उनके हॉस्पिटल में, शेखावटी हॉस्पिटल था, उसमें किया था, हमने पूरे डोनेशन किया, हमारे लड़के बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन कोरोना महामारी का एक गाइडलाइन जो राजस्थान सरकार की थी कि एक दिन के ब्लड डोनेशन कैंप में इतना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मेरे लड़के बहुत नाराज़ हुए। हमने 42 यूनिट हमने दिया, जबकि 150 लड़के हमारे पास थे कि है, तो उसके लिए हम दोबारा भी, अगर SK हॉस्पिटल के ब्लड बैंक वालों से हमारी बात हुई है, तो अगर वो जब भी हमें टाइम देंगे दोबारा ब्लड कैंप लगा देंगे। तो इस दरमियान जो ब्लड डोनेशन हमने किया है, भाई इस महामारी में वो कहाँ काम आएगा, किसी सैनिक के हमारे काम आएगा, किसी मेरे माता के काम आएगा, या किसी मेरे बड़े ताऊ के काम आएगा, किसी मेरे हिंदू के काम आएगा, किसी मेरे मुसलमान के काम आएगा। दोस्तों, इस कोरोना महामारी ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा दी हैं, तो भगवान किसी को ना दिखाए। एक बहुत बड़ा जो गैप हिंदू मुस्लिम वाला हुआ वो भी बहुत गलत हुआ, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
तो हमारा ब्लड डोनेशन का जो था तो उसका ये है कि हमारे प्राणदायक हमारे बड़े भाई साहब सुरेंद्र जी सरवण जी चौधरी रहे हैं, तो ये उन्हीं का आइडिया था। उन्हीं के आइडिया को हमने खाली एक राह दी है, यह है। धन्यवाद दूंगा मेरे सभी ब्लड डोनर्स को जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसका भाग लिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने जब से कोरोना महामारी आई है तब से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, और लेकिन जो कल अचानक एक खबर आई थी, हम आज करंट इशू की बात करते हैं। कल एक अचानक खबर आई कि सबसे पहले फतेहपुर विधानसभा में रामगढ़ शेखावाटी से कोरोना पॉजिटिव मिला है। मुझे भी झटका सा लगा, और आज उसके बाद वो झटके से कुछ थोड़ा सा सोच ही रहे थे कि आज फिर बड़ा झटका लगा कि 3 कोरोना और पॉजिटिव आए। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सुल्तान जी, जान है तो जहान है। आज मैं बड़े दुख से कह सकता हूँ कि हम जो एक त्रासदी झेल रहे हैं रामगढ़ शेखावाटी में, वो पूरा का पूरा फेलियर हमको करने का श्रेय हमारे प्रशासन को जाता है। आज प्रवासी मजदूर जो हमारे भाई हैं, जो चल के आ रहे हैं और हर जगह राह में चल रहे हैं, हर सरकार कह रही है कि गहलोत जी ने कह दिया कि इनका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं। आज से ठीक 6 या 7 दिन पहले सुबह सुबह एक बस आई थी जो सूरत से आई थी। 22 आदमी बाईपास पे उतरे थे। हमने उस बस का पीछा भी किया, उससे जो आदमी हैं सबका किया। मेरे लड़के मनोज जी है, गोकुल जी भारती हैं, सब लोग सबको किया। हमने सभी डॉक्टर्स को बोल दिया, और उसके साथ साथ सबको कहा, प्रशासन को कहा भाई ऐसा है, तो उन्होंने एक ही सब कहा कि भाई ये तो हम सारे होम आइसोलेट कर सकते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की इनके सैंपल लें या इनको स्क्रीनिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन रामगढ़ के अंदर जो भी पोस्टेड है मेरे भाइयों, किसी ने कुछ नहीं किया। तो आज जो कुछ भी हम झेल रहे हैं उसका पूरा का पूरा श्रेय मैं रामगढ़ के प्रशासन को देता हूँ। हम जितने भी हमारे रामगढ़ के वासिंदे हैं, हर वक्त हर जगह सबसे पहले हमारे समस्या आई थी जो दिल्ली जमात वाला मेट्रो था, एक 5% लोगों की वजह से पूरा मुस्लिम समुदाय बदनाम हो गया। तो मैंने पूरा एक समुदाय बदनाम नहीं होता है, 5-10% हर में होते हैं, उनकी वजह से हमारे यहाँ आए थे। हम लोगों ने उनको बताया, लेकिन पता नहीं कहीं न कहीं प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रहा है या एक समुदाय विशेष का काम कर रहा है, वो मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने ढिलाई बरती, अगर ये हमारे प्रवासी मजदूर जो भाई आ रहे थे, इन्हें हमें होम आइसोलेट करने के लिए हमने मना करे कि मत कीजिए, लेकिन इनकी सैंपलिंग हो जाती, इनका जिनके कोई अगर बीमारी होती इनको अलग अपन आइसोलेट कर देते, क्वारंटाइन कर देते। हमने उनका व्यवस्था करने की थी। हमने आप लोगों को कह रखा था इन लोगों को कि भैया हमारी कहीं पे भी जरूरत पड़े, हमारे शहर के जितने भी बड़े सेवाभावी भमाशय थे, उन्होंने सप्तऋषि भवन वाले थे, उन्होंने भवन दे रखा था कि आप इन्हें यहाँ रख दें। खाना हम दे रहे थे, सरकार का 1 रुपया नहीं लग रहा था, जबकि सरकार के अखबारों में आ रही थी 2440 रुपये की एक प्लेट जारी है। लेकिन इन लोगों ने इस रामगढ़ शेखावाटी को सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी के भरोसे छोड़ दिया, जो एक तो शहर का पटवारी फूलचीज छियार, दूसरा थानेदार ASI भंवरलाल धिनवा। ये 2 बंदे कि इनके भरोसे पूरे रामगढ़ को छोड़ दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन 3 आदमियों को जिन्होंने रामगढ़ के लिए और हमारी जनता के लिए जो काम किया है। भंवर जी ASI ने बहुत बढ़िया काम किया, हर जगह दिन रात तैयार रहे हैं। सर फूलजी पटवारी घुस गए हर जगह भी। मेरे भाई को कल ही समझाया, मेरे भाई थोड़ा अपना ध्यान रखना, ऐसा नहीं हर कहीं घुस रहा हो। इन्होंने हर जगह समाचार हर प्रशासन को ऊपर दिया है। लेकिन जो भी जिम्मेदार हमारा मुखिया है, उन्होंने अपने घर से बाहर से दिल्ली से एक कदम भी बाहर नहीं रखा। ये भी नहीं सोचा कौन क्या हो रहा है। अगर किसी ने फ़ोन भी कर दिया, वो फ़ोन भी अटेंड नहीं हुआ। लेकिन ये दुख का सा काम है। मैं धन्यवाद दूंगा थाने की लेडी कांस्टेबल को, बहन अनिता चाहर को, जिन्होंने अपना डंडा चलाया। उस डंडे के बदौलत बहुत सा ऐसा हो गया कि हम कहीं बच गए। अगर
हमारी राय के अनुसार आज जो हमारे 4 पॉजिटिव हैं, अगर एसडीएम मैडम या थानेदार जी या तहसीलदार जी थोड़ा सा भी हमारा कहना कर लेते, और ये जो कुछ वार्ड्स में हमने कहा था, हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों ने हमें बहुत कहा कि गोवर्धन जी कुछ इनको कहो, आप इनको कहो, सोच सकता है ये घर से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने उन वार्डों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पता नहीं कहीं न कहीं पॉलिटिकली कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा चल रहा था, क्यों नहीं दिया? अदरवाइज ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक छोटा सा शहर है रामगढ़, पता लग जाता है, गांव में पता लग रहा है, हर गांव में पहुंच रहा है, उसको समाचार दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कि ये आया, इसको आया, हम सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा करते हैं, हर जगह कर रहे हैं हम। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही रही हमारे रामगढ़ प्रशासन की। अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अच्छी तरह देख लें। एक पटवारी के भरोसे या एक एएसआई के भरोसे बयान नहीं चलने वाला, इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं और आप देख रहे हो। और ये कुछ नहीं है, रामगढ़ को रामगढ़ बनाने का अगर कोई श्रेय जाता है तो रामगढ़ के एसडीएम को जाता है। अगर वो सुन रहे तो सुन लें। और इनके करतूत किसको छुपे हुए भी नहीं है। पहले देख लीजिए आप, देवास के पास से स्वतंत्र का एक्सीडेंट होता, क्या इनका स्टेटमेंट आया कि मेरा पेट में दर्द था, ये इनका हल्का नहीं था, कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। हम बह के रह गए, भैया राज कांग्रेस का है, बीजेपी का राज हो तो हम बता भी देते कि कैसे अफसरई होती है। ये अच्छी बात नहीं है। और कहीं न कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन एसडीएम प्रशासन के नीचे जो काम कर रहे हैं वो किसी दबाव में काम कर रहे हैं, किसी डर के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कोरोना वायरस का एक महामारी का है, विश्व पूरा इसके जटकरण में, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। प्रशासन को जो भी सहयोग हमसे चाहिए हम उसके लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं, मेरी पूरी टीम तैयार है। रामगढ़ का पूरे जितने भामाशाह हैं, भले वो किसी पार्टी से रिलेट करते हो, लेकिन इसके अंदर हम एक हैं। कहीं हमारे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, अगर कहीं पे भी कांग्रेस नहीं है, कहीं पे भी बीजेपी नहीं है, लेकिन आपकी इस गलती की वजह से आज रामगढ़ का हर आदमी भय के अंदर है। दोस्तों और भाइयों, रामगढ़ के निवासियों, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है उसकी पालना करेंगे। कोरोना वायरस है, ऐसा वायरस ऐसा नहीं है, आपने कैसा नहीं है यार, कितने वायरस आके चले गए, चले जाएंगे। ये भी HIV पॉजिटिव आपके HIV का आ गया, आपके कैंसर आपके साथ चल रहा है, मलेरिया आपके साथ चल रहा है, बड़े वायरस से चल रहे हैं सुल्तान जी। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के साथ अपन जिएंगे, हिम्मत रखें आप, और इसे जितना जल्दी हो सका इसको हम वापस ग्रीन में लाने की कोशिश करेंगे। सुल्तान जी जो सरपंच, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से अगर वो देख रहे हैं तो उनसे भी तो रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे रामगढ़ में जितने भी हैं आए हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग करें आप लोग, हमें इससे अवगत कराते रहें, हर जगह करें। हम सभी भाइयों को सहयोग करेंगे। और एक आपके इस फतेहपुर टाइम्स से के इस माध्यम से एक मेरे 4 भाई जो पॉजिटिव आए हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो डाला, उसमें एक मैसेज आया था मेरे को, सद्दाम खान भाई हैं, उन्होंने कहा भाई साहब अगर वीडियो आपने हमको अर्ज किया, लेकिन जो भी पॉजिटिव हो रहा है उसका नाम ना लिखें। तो मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ कि भाई अगर नाम मैंने बोल दिया है तो बोल दिया, आगे से ऐसा न तो मैं करूँगा और न मेरा कोई कार्यकर्ता है जो मेरा छोटा भाई है जो मेरे साथ चल रहा है, कोई ऐसा नाम किसी का नहीं लिखेंगे। हम आपके साथ हैं। अगर आप उस बीमारी से पीड़ित हैं तो आप हिम्मत रखें, हमारे से जो भी सहयोग बन पड़ेगा हम आपका करेंगे। तो ये हमारा रामगढ़ को रामगंज बनाने का जो चला है, एसडीएम मैडम को बहुत बहुत बधाई इसके लिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली जो मीटिंग में फतेहपुर में मीटिंग हुई थी, जहाँ पे सांसद साहब आए थे, वीडियो थे, एसडीएम थे और भी मेडिकल के अधिकारी थे, उस वक्त आपने ये मुद्दा उठाया था कि जो भी लोग प्रवासी जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। आपने उस मुद्दा उठाया भी था, लेकिन उस मीटिंग में मैं खुद मौजूद था, वो उल्टा आप ही को समझा रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है, वैसा है, ऐसा है, वैसा। शायद उन्होंने उस बात को उस वक्त सीरियस नहीं लिया, आज उस चीज़ को जरूर सीरियस लेंगे। तो लेकिन जो ये अप्रवासी आ रहे हैं, एक तरफ कोई बंदा कहीं फंसा हुआ है, कोई सूरत है, कोई महाराष्ट्र है, कहीं आज इस त्रासदी में वहाँ कोई संभाला नहीं सका। तो अप्रवासी उनके बारे में आपका क्या विचार है, क्या गवर्नमेंट को आप सजेशन दे रहे हैं, क्या लोगों से बात करें, किस ढंग से इस चीज़ को टैकल किया जाए? लोग तो घराएंगे अपने, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए, क्या आपके विचार हैं? दोस्तों, जब प्रवासी मजदूर ने अपने माइंड में सेट करना है मेरे को घर जाना है तो वो घर जाएगा, नहीं रुकेगा। भले कोई सरकार कह दे, भले कोई भी कह दे, वो अपने घर पे आएगा। और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसे घर पहुंचाएं। आज सड़कों पे चल रहे हैं, पैदल चल के मजदूर आ रहा है या कहीं पे से भी कोई आ रहा है, कोई पास के लिए तो जो हद ज़्यादा कर रहा है। तो मैं सरकार से इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे मजदूर भाई जो रोड पे चल रहे हैं या कहीं फंसे हुए हैं तो उनकी व्यवस्था पूरी करवाई जाए।
उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। अगर कोई बंदा आ रहा है किसी गांव का या किसी शहर का है, उसको बाहर ही उसको रोका जाए, उसको उसकी स्क्रीनिंग की जाए, या जो भी अगर उसके कोई लक्षण दिखते हों तो उसका सैंपल लिया जाए और उनको एक बाहर ही क्वारंटाइन कराया जाए जितने दिन उसकी सैंपल की रिपोर्ट ना जाए। अगर अपन डायरेक्ट होम आइसोलेट करा देंगे तो वो एक सॉल्यूशन नहीं हुआ। मैंने पिछले वीडियो में एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, सीएम साहब से आप बात करें कि आप डायरेक्ट घर ना भेजें। जितने भी हमारे आएंगे खूब आएंगे, क्योंकि शेखावाटी के जितने भी बंदे हैं वो बाहर बहुत हैं। अभी तो महाराष्ट्र और सूरत के आ रहे हैं, अभी तो अपने यूएई बाकी पड़ी है, अरब कंट्रीज पूरी बाकी पड़ी है, वहाँ से भी आएंगे। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। एयर वालों को जो भी आएंगे बाहर से, उनको वो वहीं जहाँ लैंड करेंगे वहीं उनको क्वारंटाइन करेंगे। वो उसका खर्चा जरूर वो ये कह रहे हैं कि उनसे लेंगे, जिस हैसियत में उन्होंने ये बना दिया कि भी जिसकी जितनी औकात है उस हिसाब से होटल का के रूम ले लें और वहाँ रहें। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसका वहन अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वहन कर ले तो प्रवासी मजदूर हमारे भाई हैं, और कमाने तो गए थे 50-60 हज़ार रुपये कहाँ से लाएंगे। यहाँ तो ब्याज के रुपये लेके उन्होंने टिकट और वीज़ा लेके गए हैं, जो महीने के 10-15 हज़ार रुपये कमाते थे, अब वापस आएंगे। और हमारे आने वाले टाइम में सुल्तान जी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। जितने भी प्रवासी मजदूर आएंगे तो उनको खाने का क्या होगा, उनके रोजगार का क्या होगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो आएगा वो उनके रोजगार का आएगा, क्योंकि वो सब आएंगे सब वाइट कॉलर वाले आएंगे, क्योंकि उन्होंने कसी यहाँ नहीं चलाई है, वहाँ उन्होंने तगारी डाली होगी, नया श्रम के बारे नहीं डाली है। लेकिन मेरे करेंगे सुल्तान जी। इस प्रवासी मजदूर में आपको ये बताना, तो मैं गवर्नमेंट से डिमांड भी करना चाहता हूँ कि जैसे जो आ रहे हैं तो आते ही उनके पास पैसा वैसा तो होगा नहीं, राशन की व्यवस्था वो और जैसा रिपोर्ट होता है उनका भी ध्यान रखा। सेकेंडली मैं मेरे दिमाग से कह सकता हूँ कि सरकार को हर जो प्रवासी आ रहा है, भले सूरत से आए भले महाराष्ट्र आए से, उसके खाते में नगद 5-7 हज़ार रुपये डालने चाहिए। क्योंकि वो आएगा, क्योंकि उसकी गांव में उसकी इज्जत है। वो सोचता मैं बाहर बहुत पैसा कमाने वाला था, भैया पहले तो भाग के गए थे, तब तो स्कूल छोड़ के भाग के गए थे दिल्ली मुंबई, लेकिन अब भाग के आओगे तो हम आपको स्कूल में रखेंगे, हमने व्यवस्था कर रखी है। तो भाइयों कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं न कहीं रोजगार के साधन आप लोगों के लिए करें। मेरी कुछ व्यापारियों से बात हुई है, कुछ रोजगार हम यहाँ पैदा करेंगे। हमारा एरिया जो है ऐसा एरिया है कि जहाँ पे पानी भी नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इसका व्यवस्था करेंगे। तो प्रवासी मजदूरों के लिए लघु कुटीर उद्योग है, या फिर जैसे सरदार सर में चल रहा है मंगोड़ी पापड़ का, वैसा भी अपन रामगढ़ फतेहपुर में ऐसा कुछ बड़े इंडस्ट्रीज के साथ कुछ बात करके करें। तो इन्हें प्रवासी मजदूरों का सबसे बड़ा मुद्दा है और बहुत ज़्यादा परेशान है। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने शायद बहुत से लोगों ने वीसी देखी होगी अशोक गहलोत साहब की, हमारे नौलगढ़ के विधायक हैं, बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया नौलगढ़ के अंदर। लेकिन उस वीसी के अंदर गहलोत साहब उन पर नाराज हो गए। अरे भैया उसने ये मुद्दा तो उठाया ना यार, प्रवासी का है, उसने कहा भेजो ना, 500 आदमी वहाँ खड़े हैं, भेजी तो नहीं उन्होंने, बस खाली गहलोत साहब इस मैटर में राजनीति कर रहे हैं। भैया मजदूरों को घर भेज दो, वो अपने हिसाब से इस एडवाइजरी के अनुसार भूखे नहीं मरेंगे, कमा के खा लेंगे। पहले भी तो खाते थे। हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास हिम्मत है, और हर आदमी का हिम्मत है। भैया घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कहीं भी समस्या है हमसे संपर्क करें, हम लोग जहाँ पे भी होगी उनकी हेल्प करेंगे। जो भी फतेहपुर का, रामगढ़ एरिया का जो भी विधानसभा कोई आता है तो मुझसे संपर्क करें, कहीं कहीं उनके हम हेल्प करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ सवाल आ रहे हैं, कुछ उनके बारे में बात करते हैं। अब धीरे धीरे देखते हैं सवालों के। राजकुमार राठी जी बोल रहे हैं किसानों की भी सोचो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसानों के बारे में आपका क्या है, उसके बारे में कुछ किसान भाइयों को, हम भी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो क्या संदेश आप युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? राजकुमार भाई राम राम। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप एक किसी संगठन के महासचिव या क्या अध्यक्ष बने हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपका जो मुद्दा है बहुत ही शानदार मुद्दा है। किसान
देश की हड्डी, रीढ़ की हड्डी है। अगर ये नहीं है तो ये देश नहीं है। दोस्तों, अगर हम किसान को आज कुछ नहीं देंगे तो किसान कुछ नहीं कर पाएगा। किसानों के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, सरकार को इसके अंदर सोचना पड़ेगा। सबसे पहले सुल्तान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सीकर ज़िले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें फतेहपुर विधानसभा भी है और पूरे ज़िले को उन्होंने डार्क जोन घोषित कर रखा है। तो सबसे पहले तो मैं एमएलए साहब से और राज्य सरकार से कहूँगा कि हमारे फतेहपुर को डार्क जोन से बाहर निकाल दें। डार्क जोन का मतलब है जहाँ पानी कम हो वहाँ पे हम ट्यूबवेल वगैरह नहीं कर सकते। हमारे ऐसी समस्या नहीं है, हर ढाणी में लोग बसे वो ट्यूबवेल कर लेंगे। अगर एक ये डार्क जोन से हटाते ही सरकार हमें इजाज़त दे देगी ट्यूबवेल की, तो एक काम ये हो जाएगा। दूसरा, अगर राजस्थान सरकार जो सोलर सिस्टम जो लगा रही है, अगर 2.5-3 लाख रुपए का ये एक सिस्टम होता है और जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपए का बहुत 0-0 वाला बजट दिया है, उस बजट में किसानों का अगर ये सोलर वाला सिस्टम अगर किसानों को डायरेक्ट दे दें तो उसके अंदर ये हो सकता है कि वो एक ट्यूबवेल हो जाएगा, सोलर का काम हो जाएगा, उसके बिजली का बिल नहीं आएगा, वो वहाँ पे अपना गुजारा कर लेगा। 5-7 बीघा 10 बीघा के अंदर गेहूँ भी बो सकता है, बाजरा भी कर सकता है और गाय भैंस भी रख सकता है, उसे डेयरी का छोटा मोटा दूध बेच सकता है, बकरी रख सकता है। जो पुराना अपना किसानों को धंधा था वो उस चीज़ पे कर सकता है। तो उसके लिए एक ये किसान का बहुत बड़ा एक सहयोग हो सकता है सरकार का, अगर वो इसके अंदर दे कि हम उनको सोलर वाला कर दें। दूसरा, हमारे यहाँ आवारा पशु का बहुत बड़ा मुद्दा है। आवारा पशु बहुत ज़्यादा हैं, गौ हमारी माता है, लेकिन किसान के लिए सबसे बड़ा दुख का ये है कि उनका वो भी हर कहीं मुँह मारते घूमते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। हर गांव में गोचर भूमि है, अगर सरकार वहाँ पे कोई तारबंदी का ऐसा सिस्टम कर ले तो गांव वाले उनको भी कर सकते हैं। प्लस किसान को अगर सरकार बाढ़ का मतलब ये कि चारों मेर की खेत की बाउंड्री के लिए अगर लोन वगैरह दे दें, डायरेक्ट उनको दे दें विदाउट इंटरेस्ट का, तो उसको किसान को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आज किसान को वो देते हैं और ये कोरोना महामारी का जो ये टाइम पीरियड है 5-6 महीने का, इसका वो इंटरेस्ट नहीं लें, तो ये भी एक बहुत चीज़ हो सकती है कि अपन उसको वो कर सकते हैं। दूसरा, मैं एक एमएलए साहब से कहूँगा या सब सरकार से भी सुन रहे हैं, हर किसान को केसीसी दी हुई है, तो केसीसी की जो लिमिट है वो बहुत कम है। अगर उस लिमिट को बढ़ा दी जाए तो किसान को बहुत राहत मिलेगी और 6 महीने जो एक पीरियड निकलेगा उसके अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक वाले नहीं लें और इसको मुद्दा दे दें तो किसान सर्वाइव कर जाएगा। और मैं मेरे भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, गांव के जितने भी भाई हैं सब हैं, कि भाइयों आने वाले 2020 तो गया, कोई धंधा नहीं आएगा, न कोई नौकरी आएगी। अपना खेत भला और अपन भले। और कोरोना का इलाज ही यही है, बचाव डिस्टेंसिंग वाला, तो अपन खेती करें, खेती की तरफ जाएं। मैं युवा लोगों से कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों, जो टेक्निक वर्ल्ड में नहीं चल रही है, सोशल मीडिया एनी टाइम आप लगे रहते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, उसके साथ साथ आप टेक्निकल फार्मिंग पे जाएं। ऐसे जिन्स ढूंढें जिसमें कम पानी में लागत हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अपने एरिया में अनार बहुत हो सकता है। ऐसी चीज़ें अभी तो अपने बरसात चौमासो आनाड़ो है, तो भी तो सुल्तान जी कणो थे बाढ़ तो लोग मेरे भाई से लगा कहते, मैंने एक वीडियो भी डाला था, अच्छा रिस्पॉन्स भी आया उसका। तो ये किसानों का मेन मुद्दा यही है। इसके अलावा खाद बीज वाला है, अगर सरकार फ्री में अच्छा अगर बीज दे दे तो मेहरबानी होगी, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि गहलोत साहब करेंगे, अपनी वो कारस्तानी जो करते हैं वो करेंगे वो अच्छी वाली करेंगे। तो किसान का यही है, उसको क्या राजकुमार राठी जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से किया। जी धन्यवाद। एक जो धर्मपाल सिंह जी हैं, उन्होंने एक बात लिखी है, बात में दम है गोवर्धन जी कि मैंने खोटिया गांव की स्कूल के ग्राउंड में एक बार जेसीबी के लिए आपको बोला था, आपने दूसरे दिन ही भेज दी, तो उसके लिए गोवर्धन जी धन्यवाद। और क्वेश्चन देखो, धन्यवाद सबको एक साथ दे देंगे। महेंद्र बीड़ा जी हैं, भाई साहब 2023 की तैयारी करो आप। ये कोई बात मुद्दे वाली बात नहीं है, अभी कोरोना महामारी का है, ये अलग चीज़ें हैं। इन चीज़ों के अंदर बात करने में कहीं कोई उद्देश्य कोई सार नहीं है कि अपन किसी राजनीति की बात करें। अभी अपन इस विश्व महामारी से अपन कैसे पीछा छूटे, अपनी दिनचर्या और अपना समाज और अपना जो भी देश है कैसे आगे तरक्की करे, हमें उस पर सोचना है।
अभी ये राजनीति वाला टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है। 2000 रतन टाटा का एक स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2020 तो जिंदा रहने का समय है। ये तो आगे की बातें हैं महेंद्र जी, 2023 में क्या होगा, 24 में क्या होगा, इस समय की बातें हैं। अभी कोरोना के से पीछा छुटा लें, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। जी, सवाल होता है, लेकिन जो आपने चीज़ें बोली हैं उनके बारे में लगभग चीज़ें कवर हुई हैं। राजकुमार राठी जी लगातार बोल रहे हैं। अमजद खान ताकल सर से हैं, फतेहपुर विधानसभा में 2 नगर पालिका क्षेत्र आते हैं। आप बताएं, वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, आपकी विधानसभा की दोनों नगर पालिका कैसा काम कर रही है, जनता के हित और पंचायत के बारे में बताएं। ये पूछा अमजद खान ताकल सर ने। अमजद भाई क्या हाल है भाई? सवाल तो आपका बड़ा टेढ़ा है, और दोनों नगर पालिका क्या काम कर रही है मेरे मुंह से मेरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ मकसूद भाई बैठे हैं, वहाँ बेटा जी बैठे हैं, अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन पर मैं कोई इसी तरह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और कोई नहीं है, हमारा बीजेपी का जो हेल्प डेस्क है मधु भाई साहब ने संभाल रखा है, लोगों की सेवा वो कर रहे हैं। यहाँ मकसूद भाई ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस पर कटाक्ष करने वाली कोई बात नहीं है। भाई पंचायत की बात, तो पंचायतों में हर जगह काम हो रहा है, पंचायत वाले तो कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ शहरों में जो डेली वेजेज वाला था उनकी ज़्यादा समस्या थी, ऐसी बात है। जी, सवाल काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों पे अभी हम देखा है कि लगभग मिलते जुलते सवाल हैं। एक मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखा तो काफ़ी हिट चल रहा है। प्राइवेट स्कूलों का एक कोई व्यक्ति है जो प्राइवेट स्कूलों के बारे में कुछ बोल रहा है, काफ़ी चल रहा है। अभी 10-15 लाख लोग उसको देख चुके हैं, तो बहुत तेज़ी से वायरल है। मैंने भी उसको ध्यान से देखा। गोवर्धन जी, आप भी प्राइवेट स्कूल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपकी स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूलों की इस मामले में कई बार बड़े सारे इश्यू, कई बोल रहे हैं फीस माफ़ करो, कई बोल रहे हैं ये करो, कई एक तरफ बोल रहे हैं फीस माफ़ करो, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कर्मचारी को सैलरी दो। इस मामले में आप कुछ अच्छे ढंग से बता पाएँ क्या मामला है, कैसे प्राइवेट स्कूल इस ढंग से इसको आप ही समझ सकते हैं, कुछ बताएं। दोस्तों, जिस बंदे ने वो वीडियो बनाया वो पूरा का पूरा सत्य है। हर जगह प्राइवेट स्कूल को कोसा जा रहा है। किसी भी समाचार पत्र को देखो, लिखा है स्कूल की फीस माफ़ की जाए, 3 महीने की करें, 4 महीने की करें। तो स्कूल फीस माफ़ किससे करवा रहे हो आप? प्राइवेट स्कूल वालों से। प्राइवेट स्कूल वाले क्या नहीं कर रहे बेचारे, ये बताएं आप। आज के दिन अगर जो कोई बेचारा है ना, तो वो है प्राइवेट स्कूल वाला, कोचिंग वाला। आप देख लीजिए, आपको वो बहुत खुश नज़र आएंगे, लेकिन उनकी समस्या हमें जान सकते हैं हमारे साथ क्या होता है। सुल्तान जी, प्राइवेट स्कूल जिस दिन बनती है तो एक बेरोजगार आदमी बनाता है, कोई कमाने का साधन देखने करता है। एक प्राइवेट स्कूल के पीछे कम से कम भी 50 घर चलते हैं। टीचर भी हमारे पास हैं, ड्राइवर्स भी हैं, बायोलॉजिस्ट भी हैं, स्वीपर भी है, गार्डनर भी है, उन सब का परिवार हम चलाते हैं। जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस दिन हम सरकार को पैसा देते हैं, रजिस्ट्रेशन का पैसा लगता है। जिस दिन हम कोई भी काम होता है स्कूल में करते हैं, उसके बाद हम एडमिशन करते हैं। हर कहीं गवर्नमेंट के हम टच में पूरा रहते हैं, कहीं पे भी सरकार को हमने इस मामले के अंदर कहीं नहीं रख दिया। परंतु जिस हिसाब से अखबारबाजी हो रही है, किसी स्कूल वाले का नाम तो बताओ जिसने किसी से फीस मांगी है। पहले मेरे भाई सुल्तान जी, प्राइवेट स्कूल वालों के दिल पे हाथ रख के पूछ लो कि उनके फीस आई तो है क्या? माफ़ कहाँ से करेंगे हम? माफ़ तो जब करेंगे जब फीस आएगी। हमारे प्राइवेट स्कूल वालों की एक पोजीशन है कि जब सेशन ख़त्म होने लगता है मार्च के टाइम में, लगभग पीछे की फीस आ जाती है। अप्रैल के अंदर हम नए एडमिशन ले लेते हैं, तो हमारा तो कोरोना ले बैठा सब कुछ। अगर सरकार को फीस माफ़ करवाने तो हम तैयार बैठे हैं भाई। हम आपको लिस्ट दे देंगे, इनको आप बता दिए कि इनके माफ़ करनी है, आप हमें पैसा दे देना। आरटीए तुरंत में बच्चों का हम एडमिशन लेते हैं, उस हिसाब से सरकार हमको रिलीफ देना। सरकार हमसे लेने की सोच रही है तो कुछ देने का भी काम करे। कुछ दिनों पहले 5-7 दिन पहले मैंने गोविंद सिंह डोटासरा जी का एक वीडियो देखा था, जो बहुत खतरनाक ढंग से दहाड़ रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मान्यता रद्द कर देंगे। कर दो ना, हमारे तो वो स्थिति तैयार है। जितनी स्कूल के बाहर जितनी बसें खड़ी है ना मेरे भाई, जितनी ज़्यादा बस जिस स्कूल के बाहर खड़ी है ना, उसके उतना ही ज़्यादा कर्जा है, उसके उतना ही ज़्यादा है। किसी से आज के दिन किस्तें नहीं भरी जा रही हैं, फिर भी
हर स्कूल वाला अपने कर्मचारियों को परेशान नहीं होने दिया, हर कर्मचारी को सैलरी दे रहा है, हर जगह उसको व्यवस्था कर रहा है। किसी बच्चे की हमने टीसी नहीं काटी है, उसके बावजूद अगर हमें कोई दोष दे रहा है तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज हमारे प्राइवेट स्कूल वाले वो हमारी कुछ भी कहें, हम जितनी कर सकते हैं। अगर सरकार का इतना बजट है क्या? प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं उनके पास आंकड़ा तो होगा ना। और फिर जितने बच्चे के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं उनका आप बजट देख लो और हमारा बजट देख लो, डेढ़ा फर्क पड़ेगा। ऐसे टिप्पणी करने से नहीं है, ग्राउंड पे जो काम हो रहा है। प्राइवेट स्कूल वाले आज के दिन राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी में कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो, कोई भी ढाणी हो, हर प्राइवेट स्कूल वालों ने कोरोना के अंदर बहुत हेल्प करी है। अपने टिफिन है, कुछ भी है, खूब को पैसा दिया है। और नहीं है तो आप राजस्थान सरकार का जो मुख्यमंत्री सहायता कोष है उसका पूरा खंगाल लीजिए। ये डिमांड कर रहे हैं ना पीएम केयर की, हमको वो चाहिए, तो हम राजस्थान सरकार वाले की डिमांड करते हैं। कितने प्राइवेट स्कूलों ने कितने पैसे दिए हैं? गोविंद सिंह जी ने फोन कर दिया कोचिंग वालों ने, कोचिंग वालों ने तब तक पैसे देके आ गए, फोकट में थोड़ी आते हैं। लेकिन वो तो देखिए आप कि वो बेचारे कर कैसे रहे हैं। आज के दिन एजुकेशन सेक्टर पूरा का पूरा डिसॉल्व हो चुका है। और मैं ये डिमांड करता हूँ सरकार से कम जैसे आप किसी भी लघु उद्योग को किसी को भी आप दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम हमें भी उस चीज़ का रेट दी जाए। जब भी कैसे बसों की कोई किस्तें ड्यू होगी तो उनका प्रीमियम हमारा भी कम करवा दो आप। किसानों की राज में थोड़ी थोड़ी सोच रहे हो आप, गहलोत साहब भी देख रहे होंगे, सब देखते हैं। तो हमारे प्राइवेट सेक्टर जो है स्कूल वाला है वो आज के दिन हम जीरो पे हैं। मैं एक सुल्तान जी की बात कहना चाहूँगा आपको, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, भले कोई छोटा व्यापारी हो, भले थड़ी वाला हो, भले पान वाला हो, चाहे मिठाई वाला हो, हर आदमी ने छोटा मोटा लोन ले रखा है। पैसा किसी के पास नहीं है, लोन के ऊपर हम चल रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूँगा आपको मैं, एक मिठाई वाला मिठाई बनाता है, उसकी दुकान आज 4 महीने से बंद है। अगर उसने लोन ले रखा है तो वो लोन कहाँ से चुकाएगा? आप बताएंगे किस कहाँ से चुकाएगा? वो क्या किसी के डाका डाल के आएगा? अब उसको रिलैक्सेशन जब तक नहीं मिलेगा बेचारा वो कैसे खड़ा होगा? मिठाई का वो झरिया लेके घूमता है बेचारा, एक खाली बना देता है, रसगुल्ले वो अपन को अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जब मेहनत करता है ना वो अपन को पता नहीं है। कैटरिंग वाला गया बेचारे, टेंट वाले तो बर्बाद हो गए। मेरे हिसाब से तो नजर नहीं आएंगे वो 2 साल तक, क्योंकि शादी ब्याह होंगे 4-4, 5-5 आदमियों की। कौन जाएगा शादियों के अंदर? बड़े बड़े टेंट के लगा लिए, उन पर लोन नहीं लिया उन लोगों ने। तो मैं सरकार से एक स्कूल कोचिंग प्राइवेट पर बात नहीं करके ऑल द सेक्टर्स पे बात करता हूँ कि भले स्कूल हो, कॉलेज हो, और भले भी ये छोटे व्यापारी हो, लघु कुटीर हो, तो सरकार कम से कम दे 6 महीने की इनकी जो तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अगर इन सबको अपन सपोर्ट करेंगे तो प्राइवेट स्कूल वाले तो भाई साहब आज के दिन गाय है, गाय काट लो, मारवाड़ी सीधी काटी है, बोल रहा है गोले बाबरी, दूध देती जैसी है, दूध देने वाले गाय हैं। गोविंद जी को ना 5 लाख रुपया घरा दिया होगा, कोई कोचिंग वाला फोन करता है। तो हमारे प्राइवेट स्कूल वालों की हालत खराब है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक परवीन बीड़ा जी ने लिखा है, तो जितने भी उनको संस्थागत करें। इस बारे में क्या, मैंने भी काफी टाइम से कई बार फोटो देख रहे हैं, जगह जगह फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, जगह जगह हो रहा है। उस मामले में आपका क्या कहना है? क्या हमने लड़ाई जीत ली है? यह युद्ध समाप्त हो गया है? क्या आपके विचार हैं इस बारे में? पूरी टिप्पणी कर दूं? कर दो। पहली बात तो सुल्तान जी मैं पूछना चाहता हूँ किस चीज़ का स्वागत हो रहा है? अभी तो शुरुआत है, अभी तो नींव खुदी है, 4 ही पॉजिटिव आए हैं अभी रामगढ़ में। आप माला पहन रहे हो, किस चीज़ की माला पहन रहे हो? स्वागत किस चीज़ का कर रहे हो? अभी तो ईद स्टार्ट हुआ है, मई का आधा मई, जून और जुलाई, ये एक क्रूशियल टाइम आएगा। उससे पहले आप हर वार्ड में जाके माला पहन रहे हैं। मेरे हिसाब से जो पहन रहा है ना सुल्तान जी, उसको भी शर्म आनी चाहिए कि मैं जाके वहाँ माला पहन के आ गया, मैं स्वागत करा गया, कौन सा तीर मार दिया। और मेरे हिसाब से, मेरे माइंड से मैं आपको एक बात कह सकता हूँ सुल्तान जी कि जो एक्चुअल में कोरोना वॉरियर हैं उन बेचारों को तो कोई याद ही नहीं कर रहा। आप सीआई साहब जा रहे हैं, माला पहन ली, साफा पहन लिया, अरे बेचारा वो जो किराए पे बैठा है ना कांस्टेबल, या उसके साथ वो एनसीसी वाला कैडेट है, वो होमगार्ड है, असली कोरोना वॉरियर तो वो है जो बेचारा लट लेके रोड पे खड़ा है। आज सफाई कर्मचारी हैं, सबसे बड़े कोरोना वॉरियर हैं, बेचारे नाली के अंदर सर दे रखा है, लेकिन स्वागत किनका होता है? जो उनके ऊपर हेड होता है उनको होता है। 3 जनों का स्वागत कर देते हैं और कहते हैं हमने स्वागत किया कोरोना वॉरियर्स का। किसी का स्वागत किया आप लोगों ने?
क्या काम किया इन्होंने, ऐसा कौन सा तीर मार दिया? सरकार इनको पैसा देती है इनकी नौकरी का, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए खड़े हैं, लेकिन ये टाइम हमारा स्वागत का नहीं है। कहीं स्वागत करने की जरूरत नहीं है इस चीज़ की कि हम किसी का स्वागत करें। और मैं आप लोगों जैसे भी आपका जो चैनल है या जो भी आपका यूट्यूब है, मैं हर एक को ये कहूँगा, जो भी आप ये फेसबुक पर लेके घूमते हैं तो ये ज़्यादा दिखाते हो ना बार बार कि इनका कर दिया उनका कर दिया, ये चीज़ें मत करो, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। स्वागत की कोई बात नहीं है, अभी तो जो होगा तो देखे जाएंगे। भगवान मैं तो लक्ष्मण जी से प्रार्थना करता हूँ, बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ये 4 आ गए, 5वां नहीं आए, फतेहपुर में कहीं नहीं आए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये स्वागत वाला टाइम नहीं है। किसी का आप डॉक्टर्स का स्वागत कर रहे हैं, बेचारे एक भी कोई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव के पास गया क्या? आज SMS की आप स्थिति देख लीजिए, कोई भी हॉस्पिटल देख लीजिए, डॉक्टर कभी भी उसके पास नहीं जाएगा या तो वार्ड बॉय जाएगा या कोई नर्स जाएगी। स्वागत के हकदार वो हैं, लेकिन वो उस दिन हकदार हैं, उस दिन हम स्वागत करेंगे और धड़ल्ले से स्वागत करेंगे इन सबका। पुलिस हो, भले प्रशासन हो, भले हमारे सफाई कर्मचारी हो, पूरा का पूरा ऐसा स्वागत इन लोगों का करेंगे कि असली वॉरियर्स ये हैं। जिस दिन हम ये लड़ाई जीत जाएंगे, आज स्वागत करने का मतलब अपने आप को शर्म के मारे घेरना है, और जो करवा रहे हैं वो भी मैं तो उनको मूर्ख मानता हूँ, कितने भी समझदार होंगे लेकिन वो मूर्ख। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो जिस फील्ड में है वहाँ पे खबरें आती हैं, कोई स्वागत की फ़ोटो भेजता है, वीडियो भेजता है, कल आप भी भेजिए, और सारे लोग भेजते हैं, हम भेजते हैं। हमारा काम पब्लिक के पास उस चीज़ को पहुँचाना है, वो आपके विचार हैं। तो आप सबने बहुत सारी बातें की, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। अब जो है इस सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन बस आपसे एक अंतिम मैसेज कि आप फतेहपुर विधानसभा या देश की जनता को एक कोई आपकी तरफ से ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगे, आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर टाइम्स को धन्यवाद देते हुए मेरे अंतिम शब्द मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए और जो मेरे कर्मवीर योद्धाओं के लिए, अगर इस वीडियो में अगर मैं कहीं भी कुछ आक्रोश में कुछ बोल गया हो और किसी को ठेस पहुंची हो, उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। कोरोना वायरस की जो ये महामारी है, जो पूरे विश्व को जकड़ रखा है, अपन को ये लड़ाई इस कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। कैसे डालेंगे? हर तरह से, जैसे सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस को अपन फॉलो करेंगे। हर जगह हर वक्त कोरोना अपने साथ रहेगा। पहले भी बहुत से वायरस आए हैं, भले वो HIV का हो, कैंसर का हो, मलेरिया का हो, TB का हो, वो भी अपने साथ चल रहे हैं। कितने आदमी कहाँ मर रहे हैं, मरते थे। लेकिन जो सोशल मीडिया ने कोविड-19 की जो अपडेट्स दे रहे हैं, उस अपडेट्स पे न जाएं। मैं सभी भाइयों से एक ही गुजारिश करूँगा कि आप लोग कोरोना की जो अपडेट्स हैं इससे बचें। आपके माइंड में कोरोना वायरस इस तरह से घुस गया है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है अपन को करना क्या है। जीवन को अपन को पटरी पे लानी है, कोरोना के साथ अपन को जीना है। इससे बचाव कैसे हो सकता है? हर आदमी को आज के दिन पता है। पिछले 55 दिन से एक ही बात आ रही है, कोरोना कोरोना कोरोना। तो कोरोना से अब काम करो ना, भले खेत का करो, भले बिजनेस में अपना कैसे वापस करते हो उसका करो, करना पड़ेगा अपन। इसके साथ आपको जीना पड़ेगा। आपके इस सोशल मीडिया का नाम से आपको एक बात बताता हूँ। मैं फतेहपुर तहसील के हर युवा से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि के प्रति कोई भी टिप्पणी ना करें। धर्म, आज के दिन एक ही धर्म है, वो है इंसान। वायरस न कोई हिंदू देखेगा, न कोई मुसलमान देखेगा, न कोई जाट देखेगा, न कोई राजपूत देखेगा, न कोई नायक देखेगा, चमार देखेगा, न कोई बढ़िया देखेगा और न कोई ब्राह्मण देखेगा। वो खाली एक इंसान का शरीर देखेगा। अगर अपन अपने शरीर को मजबूत कर लो, कहीं खाने पीने की कमी मत रखो, अपने शरीर को मजबूत रखो। अगर अपना पावर, बॉडी पावर अच्छा होगा तो कोरोना अपना कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अपने दिमाग से इस वायरस बाहर निकलना है, कोरोना को हराना है। अपन इस कोरोना के साथ जिएंगे और साथ करेंगे। क्या क्या बिगाड़ता है कोरोना देख लेंगे। मेरे रामगढ़ वाले कभी घबराओ मत, जरूर इससे अपन निजात पाएंगे। कोई भी भाई